हेलो गाइस। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 8 था वो इनकम्प्लीट रूल के साथ रह गया था। तो हम उसी रूल को इस लेक्चर में, विच इज़ द लेक्चर नंबर 9, इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में वो इनकम्प्लीट था, बीच में स्टॉप हो गया था, तो अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेटा हम लोगों ने चार मेन जो ब्रॉड रूल्स थे वो ABCD ऐसे 4 देखे थे। उसमें से हमारा बी चल रहा था। बी में हमने जो रूल बी है उसमें सब रूल हमने फर्स्ट और सेकेंड डिस्कस कर लिया था, और अभी जो है दिस इज थर्ड वन। ओके। तो ये थर्ड वन फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 8 का कंटिन्यूशन है। ओके। तो बेटा यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशन मतलब कैसे, तो मान लो इस तरह से हमारा यहाँ पे कार्बन चेन, तो यदि यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट आ जाता है Br और यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट आता है Cl, तो इस केस में नंबरिंग हम कौन से एंड से शुरू करेंगे। अब जनरल जो रूल है हमारा, उसके हिसाब से यदि हम देखें तो नंबरिंग उस एंड से शुरू करते हैं जहाँ से सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। पर यहाँ से भी हमारा सब्सटीट्यूएंट सेकंड पे है और 2 नंबर सब्सटीट्यूएंट को मिलेगा, और यहाँ से भी हमारा सब्सटीट्यूएंट जो है वो सेकंड पे है। तो फिर नंबरिंग कौन से साइड से करनी है, ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं बेटा सब्सटीट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूएंट के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इन दिस केस सिमेट्रिकल कंडीशन हो तो बेटा for substituents we use alphabetical order। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सब्सटीट्यूएंट जो पहले अल्फ़ाबेट में आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आएगा, उस सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देंगे। तो ये वाला जो सब्सटीट्यूएंट है बेटा, ये आई थिंक अल्फ़ाबेट में लोएस्ट है, क्योंकि इसमें यदि हम देखें तो दिस इज ब्रोमो और ये आता है बेटा कैसा, क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आएगा ब्रोमो का, इसलिए उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और हम एग्जांपल दे सकते हैं, सेम टू सेम सपोज इट इस तरह का है। ओके, 5 कार्बन आइटम की चेन है और इससे कनेक्टेड है यहाँ पे मे बी CH3 और यहाँ से कनेक्टेड है मे बी C2H5। वी कैन टेक लाइक दिस। सो एक और बढ़ा देते थोड़ा सा, इस साइड कर लेते हैं। तो ये भी जो है वो सिमेट्रिकल कंडीशन हो गई, यहाँ से भी थर्ड आएगा और इधर से भी थर्ड आएगा। तब बेटा फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सब्सटीट्यूएंट के नेम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। तो इस केस में ये जो है दिस इज़ व्हाट इथाइल, और ये वाला जो होता है दिस इज़ व्हाट मिथाइल। तो इस केस में बेटा सब्सटीट्यूएंट का नेम किस तरह से होगा, लोएस्ट किसको देंगे, इथाइल को देंगे, बिकॉज अल्फ़ाबेट ई जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका ई और इसका एम, तो E इज कमिंग फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए बेटा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह की चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो जब भी सिमेट्रिकल कंडीशन हो, सिमेट्रिकल कंडीशन मतलब किसी भी एंड से सब्सटीट्यूएंट को सेम नंबर मिलता हो, तो वो सिमेट्रिकल कंडीशंस होती है। और उस सिमेट्रिकल कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहला आएगा उसको लोएस्ट नंबर देंगे। इस तरीके से हम पेरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ना सिमेट्रिकल कंडीशन में एक और सिमेट्रिकल कंडीशन होती है मल्टीपल बॉन्ड्स की। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 मे बी यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, यहाँ पे डबल। तब रूल के हिसाब से यदि हम देखें तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, पर ये भी मल्टीपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, और ये भी मल्टीपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड। तो ये भी सिमेट्रिकल कंडीशन है, यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिलेगा, यहाँ से भी नंबर मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलेगा। तो फिर कौन से एंड से एक्चुअली हमको नंबरिंग देनी है, तो यदि ऐसी सिमेट्रिकल कंडीशन आ जाए मल्टीपल बॉन्ड की, देन डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस, मतलब प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड को देंगे। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे इसको जो है दिस टेक्स दी प्रायोरिटी। ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल। तो बेटा नंबरिंग के टाइम पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना दिस इज ओनली ट्रू फॉर सिमेट्रिकल कंडीशंस। मान लो कि इस तरह से यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आपका इस तरह का कार्बन का चेन है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे आपका है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे मान लो है डबल बॉन्ड। ऐसी कंडीशन तो सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं, तब हमारा जो ओल्ड रूल है कि मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए,
वो मल्टीपल बॉन्ड डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, वो रूल फॉलो करेंगे। ओनली सिमेट्रिकल हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। यदि सिमेट्रिकल नहीं, अभी ये सिमेट्रिकल नहीं है बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर नहीं आ सकता, तो इसलिए फिर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल है, तो जो भी मल्टीपल बॉन्ड है जिसको लोएस्ट नंबर मिलेगा उस हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग होगी इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यदि हम यहाँ से नंबर मिले, यहाँ से नंबर करना शुरू करें तो हो जाएगा 1 2 3, मतलब थर्ड कार्बन एटम जो है थर्ड पे आएगा मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन, और इधर से फर्स्ट पे आएगा, तो इट इज़ ऑब्वियस कि लोएस्ट नंबर 1 है, तो इसलिए मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग हम इस एंड से देंगे। तो ये सिर्फ सिमेट्रिकल कंडीशन हो तभी ये रूल फॉलो करता है। यदि अनसिमेट्रिकल कंडीशन है तब मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल हो या ट्रिपल हो, उस मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे रूल हो जाता है कौन से केस में, दिस इज द रूल बी में। फर्स्ट और सेकंड जो रूल बी था उसमें फर्स्ट और सेकंड हमने लेक्चर नंबर 8 में देखा था, और ये जो थर्ड है सिमेट्रिकल कंडीशन वाला, ये हमारा थर्ड रूल है जो हम इस लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। नाउ इस पर्टिकुलर रूल में हम क्या करते हैं कि ये जो मेन ब्रॉड है बी, ए हमने कर लिया, बी कर लिया, बी में हमने पहले 3 रूल कर दिए, ये वाले फोर्थ है। तो फोर्थ रूल में यदि एक 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तब नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो बेटा जब भी पेरेंट चेन जो है उससे अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, तब उस केस में हम लोएस्ट नंबर रूल यूज़ करते हैं, लोएस्ट नंबर रूल या फिर लोएस्ट लोकेंट रूल भी इसको अपन बोलते हैं, तो वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले लिख लेते हैं इसको। सो व्हेन 2 और more substituents are present, when 2 or more substituents are present, then lowest number rule exists। ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा, लोएस्ट नंबर रूल भी यूज करते हैं। लोएस्ट नंबर रूल इज ऑल्सो नोन एज लोएस्ट लोकेंट रूल। अभी ओल्डर रूल जो है वो लोएस्ट सम रूल था, पर उस सम रूल के हिसाब से हम इस तरह से नंबरिंग देंगे। हम अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है लोएस्ट नंबर रूल, उस हिसाब से हम सब्स्टिट्यूएंट को या पेरेंट चेन को नंबर देते हैं। तो ये क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लो कि इस तरह से हमारा ये जो पर्टिकुलर है ये कार्बन का चेन है, मान लो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से आता है मे बी बी आर, यहाँ पे होगा CH3, में भी यहाँ पे ले सकते हो आप कुछ भी, Cl ले लो। तो इस तरह से आपका ये तीनों के तीनों जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो अब किस तरह से पेरेंट चेन को कौन से एंड से हम नंबरिंग देंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। मे बी हम यहाँ से दे सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, या फिर हम इस एंड से दे सकते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो फिर कौन से एंड से हमको नंबरिंग देनी चाहिए। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे जो लोकेंट्स का जो लोकेशन आ रहा है, लोकेंट्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, तो जो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर मिल रहा है वो यहाँ से कौन सा है, ये वाला, दिस इज, इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ये इस केस में यदि हम देखेंगे तो दिस इज 3 4 एंड 5, इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे या लोकेंट्स पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो 3 4 5 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। यदि हम इस एंड से नंबरिंग शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा कौन सा, इस एंड के लिए 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो फिर हमको कौन सा नंबरिंग वाला जो सिस्टम है पेरेंट चेन को वो करेक्ट है, तो बेटा लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट नंबर रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब पहला ही जो लोकेंट है इसको हम लोकेंट बोलते हैं, तो पहला जो लोकेंट है वही डिफरेंस है, तो वही कंसिडर कर लेंगे हम। तो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है, मतलब लोएस्ट लोकेंट्स का सेट हमको जहाँ पे मिलता है वो नंबरिंग जो है दैट विल बी करेक्ट। मतलब बेटा ये जो पर्टिकुलर है दिस इज रॉन्ग और ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पहला जो लोकेंट है वो 3 है और यहाँ पे जो पहला लोकेंट है वो 2 है। तो लोएस्ट वाला लोकेंट ये वाला सेट है, इसलिए इस सेट के हिसाब से हम नंबरिंग करते हैं। अब मान लो कि पहला, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के जब हम इस तरह से लोकेंट्स का सेट निकालते हैं तो लोकेंट्स के सेट में पहला वाला लोकेंट जो है वो सेम रहता है, तब हम दूसरे वाले का डिफरेंस करें, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। तो यदि पहले लोकेंट की वैल्यू 2 है, मान लो कि यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, देन सेकंड लोकेंट लोएस्ट कौन सा है
उस तरीके से हम पेरेंट चेन को नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सपोज 2 आता है तो फिर हम इसको देखते थे, तब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो फिर लोएस्ट वाला जो है वो 3 है, तो इस तरह से सेकंड वाला जो सेट है उसके हिसाब से नंबरिंग देना करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम नंबरिंग देंगे। तो लोएस्ट लोकेंट रूल या फिर लोएस्ट नंबर रूल, जिसमें हम डिफरेंट तरीके से नंबरिंग देंगे, बट वो नंबरिंग करेक्ट होगी जिसमें लोकेंट का सेट लोएस्ट होगा, मतलब पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो लोएस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस एंड से भी हम नंबरिंग दे सकते हैं, इस एंड से भी नंबरिंग दे सकते हैं। तो इस एंड से जब नंबरिंग देंगे हम, तो हमको जो सेट ऑफ लोकेंट्स मिलेगा वो रहेगा 2, 3, 4, और 2 यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो लोएस्ट है, तो यही वाला करेक्ट होगा और ये वाला रॉन्ग होगा। तो ऐसे करके आप हम एग्जाम्पल में इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिस करने वाले फिर से। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ रूल्स। एक्चुअली जब हम रूल यूज़ करेंगे तो बार बार इस तरह के रूल्स की रिवीजन होगी, तो वहाँ पे और रिवीजन हो जाएगा और परफेक्शन वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते, इससे हमको समझ में आ गया कि लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, ठीक है। तो चल बेटा, ये हो गया अपना कौन सा रूल, दिस इज रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 5 हम यहाँ पे देखेंगे। रूल नंबर 5 कब यूज़ करना है, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल रूट प्रेजेंट हो। यदि हमारी जो पेरेंट चेन है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल रूट प्रेजेंट हो, तब किस तरह से नंबरिंग दी जाती है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो आप पहले इसको नोट कर लो। ओके, तो बेटा ये जो पर्टिकुलर रूल है, दिस इज 5th नंबर। बी जो है मेन जो कैटेगरी है रूल्स की, उसमें 5th वाला। सो इसमें यदि हम देखें, सो व्हेन मोर देन वन when more than one functional groups are present, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उस केस में वन फंक्शनल ग्रुप, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, वन फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल। इसको हम बोलेंगे बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो जब एक से ज़्यादा जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उन सभी फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। और वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा या नहीं होगा डिसाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए IUPAC ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है फंक्शनल ग्रुप का। उस प्रायोरिटी ऑर्डर या प्रेफरेंशियल ऑर्डर जो फंक्शनल ग्रुप की है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल होगा, ठीक है। सो व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, वन फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर, based on priority order of functional group given by IUPAC। तो बेटा IUPAC ने जो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड की है, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इसको हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया तो बाकी के फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा, तो वो फंक्शनल ग्रुप जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, है ना। मान लो 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 में से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो बाकी के 2 जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो वो भी हम लिख लेते हैं। सो अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप्स है बेटा वो कैसे कंसिडर हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के जैसे कंसिडर हो जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इस तरह की कोई चेन है, मान लो इस तरह का कोई चेन रहता है, और इसमें यहाँ पे मे बी CHO है और यहाँ पे जो है वो क्या है OH। तो तब यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, तो बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर जो IUPAC ने दिया है उस बेसिस पे हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COH वो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में वो टॉप प्रायोरिटी पे है। तो इस तरह से बेटा ये जो पर्टिकुलर है दिस विल बी व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा,
दिस इज नोन एज मेन फंक्शन। ये हो जाएगा मेन फंक्शन, ये हो जाएगा मेन फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। और ये जो पर्टिकुलर होंगे बेटा, बाकी के जो फंक्शन ग्रुप्स है वो कैसे यूज होंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इनको अपन क्या बोल देंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो बाकी के जो फंक्शन ग्रुप्स है वो सब्स्टिट्यूएंट जैसा कंसिडर कर लेंगे, और एक जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के हिसाब से कंसिडर होगा। पर कौन सा तीनों फंक्शन ग्रुप में से कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये डिसाइड करने के लिए हमको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होनी चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर यदि हमको याद है, मेमोराइज्ड है, जो भी IUPAC ने डिसाइड किया है, उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो टॉप पे रहेगा या प्रायोरिटी ऑर्डर में जो अपर साइड रहेगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल, और प्रायोरिटी ऑर्डर में जो उस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप के नीचे के जो फंक्शन ग्रुप्स होंगे वो कंसिडर होंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इस तरह से ये एक रूल हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेटा इस तरह से हमारा जो बी सेट है वो बी सेट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 4 सेट्स में IUPAC रूल्स को डिवाइड किया, 4 मेन सेट्स में। ए सेट हमने कंसिडर कर लिया, डिस्कस कर लिया, बी सेट अभी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और अब हम जाएंगे सेट सी में। ओके, तो ऐसे 4 सेट्स हमने यहाँ पे डिसाइड किए। बस ये चारों सेट जो है वो कंबाइन है, बहुत ही स्मार्ट वे में हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरह से आपको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है। आप बस ये 4 सेट्स कर लोगे तो सभी रूल इसमें कवर्ड हो जाएंगे। ओके, चलो बेटा इसको आप नोट कर लो पहले। ओके बेटा, तो नाउ हम जा रहे हैं रूल सी के लिए। सी सेट ऑफ रूल्स में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा फॉर्मेट ऑफ IUPAC ने। ओके, जो ए रूल है उसमें हमने जितने भी रूल्स किए 4 या 5, उसमें हमने ये सीखा कि हम पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। जो सेट ऑफ रूल्स हैं बी, उसमें हमने देखा कि जो पेरेंट चेन सिलेक्ट की है उसको नंबरिंग किस तरीके से देते हैं, सिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो उस केस में। तो इस तरह से वो हो गया सेट ऑफ रूल बी, जिसमें हम नंबरिंग की बात कर रहे थे। अब हमारा पेरेंट चेन भी सिलेक्ट हो गया ए रूल के हिसाब से, बी सेट ऑफ रूल जो है उसके हिसाब से हमारी नंबरिंग भी हो गई, और अब हम देंगे नेम। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं तो कौन सा सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं नेम देने के टाइम पे। ठीक है बेटा, तो नेम देने के टाइम पे हमारा जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है। इसका फॉर्मेट IUPAC नेम का किस तरह से होता है, तो बेटा हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको हम बोल देंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्रीफिक्स, प्लस यहाँ पे होगा बेटा प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स, दिस विल बी फर्स्ट डिग्री P, शॉर्ट में इसको अपन फर्स्ट डिग्री P बोलेंगे, प्लस यहाँ पे होगा रूट वर्ड, दिस इज रूट वर्ड। ओके, ये होगा रूट वर्ड। रूट वर्ड के पहले जो आते हैं वो प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद जो लगते हैं वो होते हैं सफिक्स। रूट वर्ड में सबसे पहले आएगा प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जिसको हम फर्स्ट डिग्री S बोल देंगे, फर्स्ट डिग्री S, प्लस लास्ट में आएगा सेकेंडरी सफिक्स, दिस सेकेंडरी सफिक्स इज 2 डिग्री S। तो ये होगी हमारी ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्लस रूट वर्ड, प्लस प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद होगा सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड के बाद में जो लगते हैं वो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स, रूट वर्ड के पहले जो लगते हैं वो होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, तो इस तरह से रूट वर्ड के पहले के प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद के सफिक्स। अब बेटा ये जो है इनके सबके अपने अपने मीनिंग है, मतलब ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ज़रूरी नहीं कि इसमें सभी एक साथ आएंगे ही, हो सकता है कि अब ये वाला जो है ये बहुत ही रेयरली आएगा जब साइक्लिक कंपाउंड होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा काम में आए। अब मान लो सिर्फ हाइड्रोकार्बन है और उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है तो फिर ये सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि ये सभी के सभी जो 5 कंपोनेंट्स हैं, 2 प्रीफिक्स, 2 सफिक्स और रूट वर्ड, ये पांचों एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें से डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कुछ कम हो सकता है। ठीक है, कुछ प्रीफिक्स कभी कभी दोनों में से एक ही प्रीफिक्स आएगा, कभी दोनों में से एक ही सफिक्स आएगा, तो इस तरह से हो सकता है। पर समटाइम जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नेम्स होते हैं उसमें 5 वर्ड आ सकते हैं, मतलब 5 टाइप की वैराइटीज आ सकती हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों का और कब कौन सा यूज़ करते हैं वो हम सीख लेते हैं। बेटा ये तो बहुत लिमिटेड है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है दिस इज ऑलवेज साइक्लो, ये जो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स ये हमेशा साइक्लो ही रहेगा, साइक्लो के अलावा कुछ नहीं आता यहाँ पे। और ये कब यूज़ करना बेटा,
दिस इज यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड, ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए होगा। और सपोज ए साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब स्ट्रेट चेन या ब्रांच जो भी है ए साइक्लिक कंपाउंड है, तो ए साइक्लिक कंपाउंड में फिर साइक्लो वाला ये पार्ट मिसिंग रहेगा। तो जितने भी ए साइक्लिक है उसमें फिर क्या आएगा, सिर्फ सेकेंडरी और रूट वर्ड, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड, सीधे यहाँ पे जंप करेंगे, ये वाला उसमें मिसिंग हो जाएगा। सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड होगा तभी ये प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो ये दिस पर्टिकुलर इज यूज्ड, दिस इज यूज्ड व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। जब सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, तो बेटा प्राइमरी जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो तभी यूज होता है जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली ये प्रेजेंट होते ही हैं, तो पेरेंट चेन के को छोड़ के पेरेंट चेन से जो अटैच रहेंगे बाकी के वो सब सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। तो उन सब्स्टिट्यूएंट को हम प्राइमरी प्रीफिक्स से इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। एक पेरेंट चेन होगी और पेरेंट चेन से अटैच जो होंगे ग्रुप्स दे आर सब्स्टिट्यूएंट, और वो होंगे, तो इसलिए हमको ये हमेशा आएगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा क्या, दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट को शो करने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट को शो करने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। रूट वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेटा रूट वर्ड जो है वो पेरेंट चेन के लिए होता है, मतलब पेरेंट चेन जो हमारी है वो उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रूट वर्ड है, दिस रूट वर्ड इज यूज्ड फॉर पेरेंट चेन, ठीक है। ये जो है ये किसके लिए यूज होगा, पेरेंट चेन के लिए होगा, मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है वो रूट वर्ड से इंडिकेट होता है। तो यहाँ पे दिस विल इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ठीक है, वो आप समझ लो आराम से। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दिस विल इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब मान लो पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो मेथ आएगा, 2 कार्बन की पेरेंट चेन है तो एथ आएगा, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है तो प्रोप आएगा। ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। तो इस तरह से ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, नोन एंड डेक्ड एंड अनडेक्ड, डायडेक्ड, ट्राइडेक्ड, इस तरह से होता है। तो इस तरह से बेटा ये रूट वर्ड जो है वो पेरेंट चेन में कितने कार्बन से उसको इंडिकेट करने के लिए। चलो अब ये जो है प्राइमरी सफिक्स, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेटा जो प्राइमरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स जो पेरेंट चेन है उसमें सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है उसके लिए होता है। तो ये जो पर्टिकुलर है दिस इज फॉर सैचुरेशन एंड और अनसैचुरेशन, ठीक है। दिस इज फॉर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। मान लो सैचुरेटेड पेरेंट चेन है, मतलब सैचुरेट का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन में कभी भी डबल या ट्रिपल नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो उस केस में ये वाला जो होगा बेटा प्राइमरी, दिस विल बी एएनई। यदि पेरेंट चेन को एएनई लगता है रूट वर्ड के बाद तो इसका मतलब है कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। और सपोज एट अनसैचुरेशन है तो डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड यदि हुआ तो दिस विल बी ईएनई, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये हो जाएगा वाई। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी। तो यदि एएनई या वाई प्रेजेंट है तो या फिर दोनों भी हो सकते हैं, तो उस केस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए पेरेंट चेन में। और यदि पेरेंट चेन में एएनई सफिक्स आता है नेम में तो इसका मतलब है पेरेंट चेन में कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। तो ये प्रेजेंस ऑफ सैचुरेशन या प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन को पेरेंट चेन में इंडिकेट करता है। डबल बॉन्ड हुआ तो ईएनई, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वाईएनई, और यदि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एएनई, इस तरह से आएगा। ओके, अब ये बात है कि जब हम सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के साथ लगाएंगे तो समटाइम ई जो है वो ई यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। ई जो है यहाँ पे थोड़ी सी वैरायटी आएगी, जैसे ई रिप्लेस होगा, कब ई रिप्लेस होगा, जब सेकेंडरी सफिक्स जो है यदि वो ए, आई, यू, ओ और वाई इससे यदि शुरू होता है तब ई को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ई को हम क्या करेंगे, वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे और फिर सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करेंगे। समझ में आया क्या? तो जब क्या होगा, ई को हम हटा देंगे, जो लास्ट में ई आ रहा है उसको हम हटा देंगे। कब? जब सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत होती है कौन से वर्ड से, ए से, आई से, ओ से, यू से या फिर वाई से। यदि ये लेटर से सेकेंडरी सफिक्स शुरू होता है तो प्राइमरी सफिक्स में ई वर्ड को हम रिमूव कर देते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये हम प्रैक्टिस में देख लेंगे इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट जो है सेकेंडरी सफिक्स। अब ये सेकेंडरी सफिक्स जो है वो किसके लिए होता है, तो दिस इज फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो हमने कैसे डिसाइड किया है, विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस फंक्शनल ग्रुप को जो टॉप प्रायोरिटी पे होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो बेटा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो बेटा ये जो है दिस इज यूज फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विच इज डिसाइडेड बाय प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड हुआ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है बेटा कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम। 2 प्रीफिक्स है और 2 सफिक्स है और बीच में रूट वर्ड है। रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स, उसके बाद सफिक्स। प्रीफिक्स 2 टाइप के हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होता है। जितने भी पेरेंट चेन से अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो सब्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस को और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है प्रीफिक्स को देख के या पढ़ के हम समझ सकते हैं कि वो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है, ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए होता है। पेरेंट चेन जो हमने सेलेक्ट की है रूल नंबर A का यूज करके, उसमें कितने कार्बन है उस बेसिस पे हम क्या करते हैं बेटा, उस बेसिस पे हम रूट वर्ड यूज करते हैं। फिर होता है सैचुरेशन अनसैचुरेशन, पेरेंट चेन में है कि नहीं। यदि अनसैचुरेटेड है तो EN या YN आएगा। अब समटाइम 2 डबल बॉन्ड्स आते हैं तो डाई इन भी आता है, फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन भी आता है ना, तो वो भी आ सकता है। सिर्फ ट्राई नहीं आता। ट्राई के केस में थोड़ा सा अलग रूल यूज करते हैं जो हम सेट D में देखने वाले हैं, है ना, कुछ सम एडिशनल रूल वाला सेट। तो इस तरह से बेटा डाइन भी आ सकता है, ट्राइन भी, डाइन भी आ सकता है, डाइन भी आ सकता है। ओके, तो ये भी हो सकता है। तो ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन के लिए। और फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो पेरेंट चेन में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जो कि हम प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या आएगा यहाँ पे प्रीफिक्स, क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ओके, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। तो अभी अपने को क्या देखना चाहिए बेटा, फिर हमको देखना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर, और सब्स्टिट्यूएंट जब फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनका प्रीफिक्स क्या होगा, और यदि फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका सफिक्स क्या होगा। मतलब अभी हमको एक टेबल देखनी पड़ेगी और इट इज़ ऑब्वियस कि वो टेबल में क्या आएगा। तो एक तो फंक्शनल ग्रुप यदि वो सब्स्टिट्यूएंट है फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, और यदि वो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा सफिक्स यूज करना है। ऐसी हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें 3 कॉलम्स आएंगे। सब्स्टिट्यूएंट के लिए यदि फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट के लिए उन फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होगा, तो वो एक कॉलम आएगा। और एक कॉलम आएगा बेटा यदि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल हो जाता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, तो उसके लिए सफिक्स क्या होगा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की एक टेबल हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी ग्रुप के साथ में, तो उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो उसमें 2 वैरायटीज़ है। एक जो है वो एकदम बेसिक वाली टेबल में दूंगा आपको, जो आपको जनरली सभी लोगों को वही कंफर्टेबल रहती है, पर एक एडवांस वाली भी दूंगा। एडवांस वाली में एक्सेप्शन भी कवर्ड होते हैं, तो हम दोनों तरह की टेबल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, दोनों टाइप के टेबल हम यहाँ पे देखेंगे। चलो अब इसको पहले नोट कर लो। ओके बेटा, अब IUPAC को जब हम IUPAC नेम्स देंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उसमें जो हमारा सबसे एक्सट्रीम इस साइड में जो था प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और एक्सट्रीम इस साइड में जो था दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, उसके लिए टेबल है। क्योंकि साइक्लो वाला जो पार्ट है वो तो साइक्लिक में आएगा, रूट वर्ड तो हमको सबको पता ही है। प्राइमरी सफिक्स जो है वो ANE, YNE या फिर ENE होता है, वो भी हमको क्लियर है। तो सिर्फ 2 चीज़ें हमारी जो नेम का फॉर्मेट है उसमें क्लियर नहीं है, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, एक तो सब्स्टिट्यूएंट यदि फंक्शनल ग्रुप होता है तो प्रीफिक्स क्या आएगा, और यदि वो फंक्शनल ग्रुप यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका सफिक्स कौन सा यूज़ करना है। तो इसके लिए बेटा ये टेबल हम देखते हैं। ये टेबल प्रायोरिटी ऑर्डर को भी कवर करेगी, मतलब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर भी, ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी है, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप यदि है तो प्रीफिक्स क्या आएगा और सफिक्स क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं बेटा सबसे टॉप प्रायोरिटी जो होती है दैट इज व्हाट, इसमें हम देखते हैं 1, इसको हम दे देंगे नंबर COOH। ठीक है, तो जब ये ग्रुप यदि पेरेंट चेन में प्रेजेंट है तो इसके लिए प्रीफिक्स जो है वो क्या आएगा, तो यहाँ पे प्रीफिक्स होगा बेटा कौन सा, कार्बोक्सी। ठीक है, यहाँ पे आएगा कार्बोक्सी।
और कार्बोक्सी के साथ में ये हो जाएगा क्या, दिस इज व्हाट सफिक्स इसका आएगा ओइक एसिड। ठीक है, चलो अब इसको अब कंटिन्यूसली आप नोट करते रहो। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी एंड ओइक एसिड। सेकेंड वन इज यहाँ पे हम लेते हैं SO3H, दिस इज सल्फो, यहाँ हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। थर्ड वन इज C डबल बॉन्ड O, ये एक होगा, दिस विल बी, इसका प्रीफिक्स नहीं होता कभी, और ये हो जाएगा कौन सा, दिस इज ओइक एनहाइड्रेट। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज दिस इज COOR, ये हो जाएगा अल्कोक्सी, कार्बोनाइल। देखो किस तरह से ये हो जाएगा अल्कोक्सी एंड दिस इज कार्बोनाइल, ओके, एंड इन दिस केस ये आएगा अल्काइल एंड दिस इज ओइल, अल्काइल एंड ओइल। फिफ्थ वन इज COX, this is halocarbonyl, this will be halocarbonyl, and इसको हेलोफॉर्मिल, ठीक है। हेलोकार्बोनिल भी एक केस में यूज होगा, वो अपन एडवांस वाली केस में देखेंगे। और यहाँ पे होता है वाइल्ड और एसिड। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया। चलो आप इसको नोट कर लो पहले। ओके बेटा, यहाँ पे ऑयल हाईलाइट करना, एसिड नहीं, ऑयल एसिड जो है वो हम एडवांस वाली टेबल में एक पर्टिकुलर केस आता है, वहाँ पे देख लेंगे। सो दिस इज ऑयल हाईलाइट। नाउ सिक्स वन इज CONH2, दिस इज कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल, एंड यहाँ पे आएगा क्या, अमाइड, दिस विल बी अमाइड। सेवेंथ वन इज CN, this is cyano, and this is nitrile, this is T. Eighth one is NC, this is isocyano, and this is isonitrile or कार्बिलमिन। आइसोनाइट्राइल भी होता है, कार्बिलमिन। नाइन्थ वन इज CHO, दिस इज फॉर्मिल एंड हियर अल। 10th वन इज CO, दिस इज keto or oxo, and this is one. 11th is OH, this is hydroxy, and 12th is SH, mercapto, and this is thiol. 13 is NH2, amino, and this is amino. तो ये है बेटा 13 का एक कंप्लीट लिस्ट। चलो अब इसको नोट कर लो पहले। ओके, नाउ हियर OR, अल्कोक्सी, और इसका सफिक्स नहीं होता,
18th इज सी डबल बॉन्ड सी, इसका प्रीफिक्स नहीं होता, सिर्फ सफिक्स होता है, वो हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, ENE। 16th सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे लिखा दो, इसका होता है YNE। 17th N डबल बॉन्ड N, दिस विल बी एजो, इसका सफिक्स नहीं होता, ओनली प्रीफिक्स। 18th NO2 इनको, ये होता है नाइट्रो। इसमें एक और वैरायटी होती है ONO। यदि ONO आता है तो यहाँ पे आएगा नाइट्राइट, ओके। 19th दिस विल बी NO, दिस इज नाइट्रोसो, इसका भी सफिक्स नहीं होता। एंड 20 इज X मतलब फ्लोरो क्लोरोब्रोमीन और आयोडीन, दिस इज एल। ये है बेटा कंप्लीट प्रायोरिटी ऑर्डर, और साथ में कुछ के सब सिर्फ क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं, सॉरी सिर्फ एनहाइड्रेट जो है उसका प्रीफिक्स नहीं है, बाकी सब वो के मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों होते हैं। और लास्ट के जो हमने 13 के बाद जो देखे उसमें मेनली उनके होते हैं प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस सिर्फ ENE और YNE के। तो ये पूरी टेबल अच्छी तरह से याद करनी है, क्योंकि इसको अपन नेम देने में बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करेंगे। तो बेटा आई थिंक अपना A, B और C ये तीनों सेट्स ऑफ रूल्स हो गए। A सेट ऑफ रूल जो है वो पेरेंट चेन किस तरह से सिलेक्ट की जाती है उसके लिए है। B सेट ऑफ रूल जो है वो नंबरिंग किस तरह से पेरेंट चेन को करना है उसके लिए है। और C सेट ऑफ रूल जो हमने देखा वो फॉर्मेट ऑफ द IUPAC नेम, कि IUPAC नेम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या होता है, साइक्लिक के लिए क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, ये सब हमने देखा। और फिर प्रीफिक्स और सफिक्स कौन से होंगे, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगी, इसको समझने के लिए हमने एक कंप्लीट टेबल देख लिया, जिसमें हमने सभी टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स को भी और मेन जो फंक्शनल रूप से उनको भी हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये अच्छी तरह से अभी इसको मेमोराइज कर लो, लिख के हमेशा याद करना है, क्योंकि ये वॉलेटाइल चीज़ें होती है, जल्दी से भूल जाओगे, सिर्फ पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, तो आपको इसको लिख के करना है। और फिर हम इसकी अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी जो एडवांस वाली जो फॉर्म है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में दूंगा। जो एडवांस वाली फॉर्म है, वो एडवांस वाली फॉर्म जो है वो सभी टाइप के जितने भी एक्सेप्शनल इसमें केसेस होते हैं, जो डिफिकल्ट वाले केसेस बोल सकते हैं इसको अपन, या फिर जो थोड़े से डिफरेंट होता है, जिसमें रेगुलर IUPAC नेम यूज़ नहीं होता, IUPAC रूल्स यूज़ नहीं होते, थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो, उनके लिए वो टेबल वहाँ पे वर्क कर लेगा। तो ये नॉर्मल टेबल है, आपको यदि ये कंफर्टेबल है तो आप इसी के साथ जा सकते हो, एडवांस वाली आप छोड़ सकते हो, पर यदि आपको दोनों चीज़ें करनी हो तो दोनों भी आप कर सकते हो। एडवांस में ये भी रहेगा, प्लस इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, प्रायोरिटी ऑर्डर जो एडवांस प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, चलो बेटा, तो ये लेक्चर में इसे हम अगले वाले लेक्चर में एडवांस वाली जो टेबल है उसको हम वहाँ पे देख लेंगे। एंड देन उसके बाद का जो लेक्चर होगा, जो लेक्चर नंबर आई थिंक 10 होगा, उसमें हम देखेंगे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस IUPAC नेम्स के। जो पहले हम सिंपल एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल रूल्स के साथ में, और फिर उसका जो लेवल है, लेवल 1, 2, 3 इस तरह से वो लेवल बढ़ते जाएगा। सिंपल से शुरू करेंगे, डिफिकल्ट IUPAC नेम्स में हम जाएंगे। ओके, और फिर साइक्लिक कंपाउंड, फिर स्पायरो कंपाउंड, ऐसे बहुत सारी इसमें वैरायटीज़ है। बायसाइक्लो कंपाउंड, उसके IUPAC नेम्स, बहुत इसमें डेप्थ में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो।